नमस्कार। संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य की अगर बात करें, बेशक ठंडा मौसम है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में लगातार गर्माहट भी नजर आ रही है। और ऐसे में जम्मू कश्मीर का बजट सत्र भी आने वाला है। लेकिन कुल मिलाकर 3 महीने से ऊपर का कार्यकाल उमर लेड सरकार का हुआ है और अभी तक कांग्रेस मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए बेचैन सी नजर आ रही है। कई तरह के वक्तव्य भी सामने आ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में जिन प्रोमिसेस को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक मैसिव मैंडेट हासिल किया था, क्या उन वादों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड सरकार खरा उतरती नजर आ रही है या फिर जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है? इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के फायरब्रांड नेता, फॉरवर्ड मिनिस्टर चौधरी जुल्फकार। स्वागत है आपका। थैंक यू। जुल्फकार साहब, 3 महीने से ज्यादा का वक्फा हो गया, नई सरकार सत्ता की बागडोर संभाले हुए है। लेकिन जो प्रोमिसेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर में जो चीजें थी, बेशतर चीजें या मान के चलिए कि वो अभी भी कहीं ना कहीं ग्रास रूट लेवल पर नजर नहीं आ रही, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सांसद है आगा सईद रहुल्ला, उनके बागी तेवर इन मुद्दों को लेकर सामने आ रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, जहां इलेक्शन हुआ लोगों की बहुत एक्सपेक्टेशन इस इलेक्शन के साथ थी, क्योंकि काफी समय के बाद, तकरीबन 9 साल के बाद इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हुआ। 2018 में शायद असेंबली टूट गई थी और उसके बाद यहाँ गवर्नर का प्रशासन रहा। बहुत सारी घटनाएं बीच में घटी और हालात ने करवट लिए। जब ये इलेक्शन अनाउंस हुए तो लोगों को बहुत उम्मीदें थी और लोगों ने बहुत उम्मीदों के साथ हर पॉलिटिकल पार्टी का एक मैनिफेस्टो, एक एजेंडा देख के लोगों ने वोट किया और चुनाव अच्छा हुआ। लोगों ने एक मैसिव पार्टिसिपेशन इलेक्शन में रही, तो लोगों को इस सरकार के साथ काफी उम्मीदें थी, क्योंकि इन्होंने भी एक एजेंडा लाया था और एक मैनिफेस्टो लाया था इस सरकार ने कि हम 370 को वापस लाएंगे, हम 35A को वापस लाएंगे, हम जम्मू कश्मीर का अरोडिड जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको वापस रिस्टोर करेंगे, जो स्टेटस है जम्मू कश्मीर का उसको रिस्टोर करेंगे। और उसके बाद रूटीन की चीजें, जैसे आपको 12 सिलेंडर गैस के लोगों को मिलेंगे फ्री में, 200 यूनिट बिजली के मिलेंगे फ्री में, आपका राशन डबल कर दिया जाएगा, आपको पेंशन जो है वो मिलेगी, आपको अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करेंगे, 1 लाख नौकरी हर साल की देंगे, सो ऑन एंड सो ऑन। आई थिंक आपके पास मेरे से ज्यादा वो डॉक्यूमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस का अवेलेबल होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सरकार बनने के बाद लोगों को आज 3 महीने से ज्यादा अरसा हो चुका है और लोग जब भी गांव में कोई गैस की गाड़ी जाती है तो लोग उसके पीछे भागना शुरू करते हैं कि ये एनसी के वो गैस सिलेंडर आ गए जो मुफ्त में हमें मिलने वाले हैं। और आज 3 महीने से किसी को गैस का सिलेंडर मुफ्त नहीं मिला। पहले बिजली का बिल 500 आता था, 400 आता था, आज बिजली का बिल 1500 आता है, 1200 आता है, 1600 आता है। और सिमिलरली राशन के क्राइसिस हैं, राशन लोगों को एडिक्वेटली अवेलेबल नहीं है, बढ़ना तो दूर की बात। अगर आप रिमोट एरियाज में चले जाओगे, गांव में चले जाओगे, इस हॉर्श विंटर में लोगों को बिजली नहीं मिली जो गवर्नर के प्रशासन में भी इवन मिलती थी। उनकी अपनी चुनी हुई सरकार के दौर में लोगों को उस कदर बिजली नहीं मिल पाई। तो मुझे लगता है दूसरी जो बड़ी बात आपने की कि जो पॉलिटिकल एजेंडा और पॉलिटिकल प्लैंक पे इलेक्शन लड़ा, और वो पॉलिटिकल प्लैंक था 370 का रिस्टोरेशन। और अब ये तो हर आदमी को पता है कि 370 वापस लाना इनके बस का रोग नहीं है, ना ये ला सकते हैं। लेकिन ये अपने एजेंडा पे कायम तो रह सकते हैं, ये अपनी उस बात पे तो कायम रह सकते हैं जिस बात पे इन्होंने लोगों से वोट लिए, जिस बात पे इन्होंने लोगों को ठगा के हम 370 वापस लाएंगे। आज ये उस पे बात करने को भी जो है इनकी जुबान नहीं खुलती। अरुल्ला साहब जो इनके हैं, मुझे लगता है कि जो एनसी का रियल एजेंडा है वो अब अरुल्ला के हाथ में है और ये इनका गेम प्लान है, ये इनकी एक फिक्स मैच है, क्या है क्या नहीं है। लेकिन
जो चीजें जिन चीजों के लिए लोगों ने उमर साहब को मैंडेट दिया, जिस चीज के लिए लोगों ने उमर साहब की सरकार बनाई, जिस चीज के लिए लोगों ने इनको वोट किया, आज वो अपने उस सारे जो प्लैंक थे उससे यू टर्न मार गए हैं और आज कहेंगे हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हम रिसोर्सेज की कमी की वजह से नहीं दे सकते। जब हमने इलेक्शन लड़े उस वक्त भी हमने यूनियन टेरिटरी में लड़े इलेक्शन, और उमर साहब को काफी लंबा चौड़ा पॉलिटिकल तजर्बा है और उनके साथ जो लोग हैं, राठौर साहब ने तकरीबन 25 बजट पेश किए हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा में। तो क्या उनको ये उस वक्त पता नहीं था कि हमारे रिसोर्सेज जम्मू कश्मीर के क्या है और हमें किन रिसोर्सेज के विद इन प्रोमिस करने हैं? जब हमारे पास था कुछ नहीं तो आपने प्रोमिस किन बेसिस पे किए? मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में उमर साहब को आके लोगों से ये अपोलोजाइज करना पड़ेगा कि आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखा दिया है, आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ फ्रॉड किया है, आपने जम्मू कश्मीर के लोगों की अपेक्षाओं के मुताबिक जो वादे करके आप आए थे आप उन पे नहीं चल पा रहे। ज्योति साहब, आप खुद फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स के मंत्री जम्मू कश्मीर में रह चुके हैं, दीगर मंत्रालय आपके पास थे। मुश्किलात का आपने जिक्र किया है कि इस वक्त हार्श विंटर चल रहे हैं, लोगों के पास एसेंशियल कमोडिटीज चावल बाकी चीजें नहीं मिल पा रही हैं, और एक स्टेटमेंट वो भी आ रही है कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस विपक्ष में थी तब उन्होंने कहा था कि स्मार्ट मीटर्स को कारगर हम झेलम श्रीनगर में और जम्मू में तवी में कर देंगे, और आज 100% मीटरिंग के बाद फ्री 200 यूनिट्स की बात चल रही है। उमर साहब की स्टेटमेंट आई है जिन्होंने एक इंटरेक्शन मीडिया के साथ की थी, कई चीजों का खुलासा किया था। क्या यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, सिंपल सी बात है कि जब आप सरकार में नहीं थे तो आप कहते थे मीटर फटराओ हीटर लगाओ। दिस वाज ए कश्मीरी स्लोगन कि मीटर को तोड़ो हीटर लगाओ। और व्हेन यू केम इनटू द पावर, दिस आर स्टेटमेंट्स है, रिकॉर्डेड है उमर साहब की, कि जब आप हुकूमत में आपने कहा ये हमारी सरकार आने दो, हम देखते हैं ये मीटर कैसे लगाते हैं, आप प्रीपेड मीटर कैसे लगा पाओगे, हम बता देंगे कैसे सरकार चलती है। आने के बाद उमर साहब ने सबसे पहले बात यही किया कि आप 100% मीटरिंग करो। आपके मैनिफेस्टो में ये चीज कहीं भी मेंशन नहीं है कि हम मीटरिंग एरिया में या मीटर लगने पे आपको बिजली देंगे, फ्री में 200 यूनिट देंगे। आपने उस वक्त ये नहीं कहा कि हम एपीएल या बीपीएल कैटेगरी को देंगे। आज आप कहते हो कि हम एक बीपीएल कैटेगरी को देंगे लेकिन 100% मीटरिंग, और 100% मीटरिंग जो है वो जम्मू कश्मीर में पॉसिबल नहीं है। अभी रिमोट एरियाज हैं, पहाड़ी एरियाज हैं, और इन पहाड़ी एरियाज में ना तो मीटर रीडिंग होनी है प्रॉपर वे से और ना प्रॉपर मीटरिंग होनी है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक हवा में चलाया हुआ एक ऐसे ख्वाब लोगों को दिखाए, ऐसे लोगों को उन्होंने गुमराह किया, गुमराह करके इलेक्शन जीतना था और इलेक्शन जीत लिया। आज उनको जम्मू कश्मीर के लोगों की कोई चिंता नहीं है। आज आप उनकी तकरीरें सुनिए, आज उनको खुश रखना है जिनकी शायद आज उनको जरूरत है। और मुझे लगता है कि आपका एक कंसिस्टेंट पॉलिटिकल स्टैंड होना चाहिए, वेदर यू आर इन पावर और नॉट इन द पावर। आपकी हर पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी है। आप अपनी आइडियोलॉजी क्या है? आपने तो मुझे लगता है कि सोनामर्ग की तकरीर के बाद आपने तो अपनी आइडियोलॉजी को सरेंडर कर दिया है। आपकी अब कोई आइडियोलॉजी रही नहीं है। और मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक हिस्ट्री रही है, हिस्ट्री ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, हिस्ट्री ऑफ फॉल्स प्रोमिसेस, हिस्ट्री ऑफ पावर ग्रैबिंग। इसके बियॉन्ड उनकी कोई पॉलिटिक्स नहीं। एक बड़ा इशू निकल के सामने आ रहा है जो जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व है, रिजर्वेशन पॉलिसी। उसकी अगर बात करें, ये भी एक उनके मंशूर में था कि इसको हम डाइल्यूट कर देंगे, और उसको लेकर एक टाइम फ्रेम भी आगा सईद रऊल्ला ने भी दिया था। खुद युवाओं को लेट करके उमर के आवास के बाहर, रेजिडेंस के बाहर प्रोटेस्ट किया था। किस नजरिए से देखते हैं उसको? देखिए, मैं रऊल्ला साहब की बात करूं तो रऊल्ला साहब रूलिंग पार्टी के एमपी हैं, और एक ही वक्त में आप रूलिंग और अपोजिशन का रोल प्ले नहीं कर सकते। दिस इज वेरी क्लियर एंड कैटेगरिकली। आप उस एक वक्त में आप सरकार में भी बैठोगे और आप कहोगे हम अपोजिशन का रोल भी प्ले करें। ही इज ए पार्लियामेंटेरियन ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस।
हाउ वो कैसे हो मुमकिन है? मैं इसको मान कैसे सकता हूं कि वो उमर साहब की मर्जी के खिलाफ उन्होंने वो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया? क्या वो लोगों को प्रेशराइज करना चाहते? देखिए, ये बहुत सेंसिटिव मैटर है। इस सेंसिटिव मैटर में आपको रिजर्व कैटेगरी के राइट्स का भी ख्याल रखना है और आपको ओपन मेरिट के लोगों के राइट्स का भी ख्याल रखना है। यू हैव टू मेक ए बैलेंस। और कुछ चीजें जो है जो इनके दायरा अख्तियार में नहीं है, जैसे कुछ रिजर्वेशन जो है वो रिजर्वेशन बाय वर्च्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज है। दे आर गिवन बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यू कैन नॉट टच देम। और आप उस पर कैबिनेट सब कमेटी बनाते हो। और चंद दिन पहले उमर साहब एक कैबिनेट सब कमेटी बनाते हैं, गवर्नमेंट कैबिनेट सब कमेटी बनाती है। और जिस दिन SKICC में इंटरेक्शन हुई मेरे ख्याल से प्रेस के साथ, उस दिन उन्होंने कहा कि फैसला तो जो सुप्रीम कोर्ट का होगा, एप्लीकेबिलिटी तो वो होगी, तो फिर व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग कैबिनेट सब कमेटी? आपने अंडरमाइन कर दिया अथॉरिटी। उन्होंने कहा whatsoever will be the report of the cabinet subcommittee that will be subject to the outcome of the judicial adjudication। अगर जुडिशियल एडजुडिकेशन पे ही आपको डिपेंडेंसी है तो फिर आपने कैबिनेट सब कमेटी क्यों बनाई? यू आर मेकिंग द फूल टू द पीपल ऑफ दिस स्टेट। एंड आप हर तबका को देखिए, एडमिनिस्ट्रेटर शुड बी टफ, एडमिनिस्ट्रेटर शुड बी able to understand the thing and make a balance between all the sections of the society। आपने सोनमर्ग और जेड मोड का जिक्र भी किया जब प्रधानमंत्री ने खुद आकर यहाँ पर उसका विधिवत उद्घाटन किया था। उमर साहब का एक जो बयान लगभग नजर आ रहा है कि आज मौसम खुशगवार है, दिलों में गर्मी है, बादल का एक तिनका भी नहीं है, बेशक ठंड है, और कहीं ना कहीं मुस्कुराते हुए प्रधानमंत्री भी नजर आए। तो क्या क्या जो अभी भी माहिर हैं वो सोच रहे हैं कि एक बहुत बड़ा यू टर्न स्टांस में बिफोर इलेक्शन और अब उमर साहब का नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? मुझे उमर साहब की तकरीरें जो उन्होंने असेंबली इलेक्शन में की, बहुत सारी रिकॉर्डेड तकरीरें मेरे पास आज भी मौजूद हैं जो उमर साहब ने वक्तन फवक्तन हर एरिया में जाके की। और उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में कि मोदी जी एक हमारे इमाम की दी हुई टोपी को एक्सेप्ट नहीं करते, एक कुत्ते की हैसियत मुसलमान से बेहतर है मोदी जी की नजर में। अगर आप मोदी जी को या बीजेपी को वोट देंगे तो आपके हालात यूपी जैसे हो जाएंगे, आपकी मसाजिद बंद हो जाएंगी, आपके मदरसे बंद हो जाएंगे, आपको नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी, आपको अजान नहीं देने दी जाएगी। दीज आर ऑल रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स। और फिर आपने कहा कि मोदी जी आपके दिल में बहुत गरमाइश है, इसके लिए आज बादल का एक तिनका भी नजर नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है कि या तो मुझे लगता है कि मोदी जी का एक बड़ा कद है और उनका जो अब का स्टेटमेंट है वो शायद ज्यादा अच्छा है और उनको इस स्टैंड पे कायम रहना चाहिए। फिर उनको माफी मांगनी चाहिए कि जो उन्होंने माजी में मोदी जी के बारे में जो बातें की हैं, जो भाजपा के बारे में बातें की हैं, जो भाजपा की पॉलिसीज के बारे में बातें की हैं, इस जेड मोड टनल वाले स्पीच के बाद ही इंडोर्स द एवरी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और फिर आपने वोट तो लिया है अगेंस्ट दैट डिसीजन, फिर आपको कौन सा राइट पहुंचता है आपको सत्ता में रहने का? मुझे लगता है कि आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को एक बहुत बड़ा धोखा दिया है। आपका एक स्टैंड इलेक्शन में था और एक स्टैंड इलेक्शन के बाद है। और मुझे लगता है कि आपने अपनी पॉलिसी और प्रोग्राम से टोटल यू टर्न मार लिया है। और मुझे लगता है कि जब आप अपनी पॉलिसी और प्रोग्राम से जिस पे आपने वोट लिया है, जिसकी बुनियाद पे आप सरकार में आए हो, सत्ता में आए हो, आपको अगर उससे डिविएट करते हो तो आपको फ्रेश मैंडेट के लिए लोगों के पास जाना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, इलेक्शन से पहले एक प्री पोल अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच हुआ था और जब कांग्रेस मात्र 6 सीटों पर सिमटती हुई नजर आई। हैरानी की बात है कि 3 माह का अरसा हो चुका है, अभी तक कांग्रेस मंत्रिमंडल में कहीं नजर नहीं आ रही और कई तरह के स्वर भी सामने आ रहे हैं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा बहुत स्पष्ट लफ्जों में, कांग्रेस की सीटें चाहे कम आई हो, लेकिन एक परसेप्शन क्रिएट हुआ है मिनॉरिटीज के जहन में कि ये पार्टी जो है ये इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जितनी सीटें बढ़ी ये
उस इंडिया गठबंधन अलायंस की वजह से बढ़ी। अगर ये आज ये समझे कि हमारी वजह से कांग्रेस ने 6 सीटें जीती, तो मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे लगता है कि कम से कम 15 से लेके 18 तक एनसी ने जो सीटें जीती हैं वो कांग्रेस की वजह से जीती है, क्योंकि एक परसेप्शन ये क्रिएट हुआ कि ये इंडिया अलायंस गठबंधन का हिस्सा है। जब इलेक्शन के बाद रिजल्ट आएगा, वो अपने आप को डिस्टेंस रखेंगे बीजेपी से, ये बीजेपी के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाएंगे, ये कांग्रेस के साथ रहेंगे। और ये मिनॉरिटीज की फीलिंग थी जो मैं ग्राउंड में मैंने एसेस किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस को एनसी को वोट दिया इस तरीके से। हालांकि एनसी वाज नॉट फेयर विद कांग्रेस पार्टी, विद देयर अलायंस पार्टनर। एनसी वाज नॉट फेयर। आप रजौरी वाली सीट, थन्ना मंडी वाली सीट पे ले लीजिए, वहां उन्होंने अपना प्रॉक्सी खड़ा करके जिताया। आप सुरनकोट वाली सीट पे ले लीजिए, आपने अपना प्रॉक्सी खड़ा करके जिताया। बहुत सारी सीटों पे आपने प्रॉक्सीज खड़े किए जो कांग्रेस को धोखा दिया आपने। और आज कहीं देखिए, गठबंधन कभी मजबूत भी होते हैं, कमजोरियां भी आती हैं, पॉलिटिक्स है, लेकिन अल्टीमेटली आइडियोलॉजी की पॉलिटिक्स ही चलती है। आप मुझे सिंपल इतना बताइएगा कि आज इंडिया गठबंधन कमजोर है महाराष्ट्र के इलेक्शन और हरियाणा के इलेक्शन के बाद, तो आपने उससे दूरियां करना स्टार्ट की। आज आप इंडिया गठबंधन से को कहते हैं कि ये तो कन्फाइंड था, पार्लियामेंट इलेक्शन तक था, ये था वो था। बट मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज ए मेजर बेनिफिशियरी ऑफ द इंडिया अलायंस ड्यूरिंग असेंबली इलेक्शंस। एंड आज जो है वो कहीं ना कहीं दूरियां इंडिया गठबंधन से कर रही हैं। तो ऐसे में ओवरऑल जो सिनारियो इस वक्त निकल के आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के भी इस वक्त अच्छी तादाद है एमएलए की, किस नजरिए से इस वक्त लोगों के मुद्दों को वसीफरिस उठाया जाएगा? देखिए, वी आर कमिटेड टू अवर एजेंडा, वी आर कमिटेड टू अवर पॉलिसीज, वी आर कमिटेड फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। तो मुझे लगता है कि हमारी एक अच्छी संख्या जो है वो असेंबली में है, विधानसभा में है। हम टूथ एंड नेल फाइट करेंगे अपने प्रोग्राम और पॉलिसीज को लेकर जम्मू कश्मीर के लोगों की अपेक्षाओं के मुताबिक, क्योंकि जम्मू में हमें बड़ा अच्छा मैंडेट मिला है। और हमें उन एरियाज में, जो नए एरियाज हमारा जैसे रजौरी पुंछ एरिया है या चिनाब वैली है, जहां हमें वोट नहीं मिलता था, वहां इस बार हमें इन ऑल द 7 सीट्स वी वर नंबर 2। एंड इंडिया गठबंधन के अगेंस्ट हम अकेले फाइट कर रहे थे, तो वी वर नंबर 2। अगर इंडिया गठबंधन बिखर के इलेक्शन लड़ता, एनसी कांग्रेस अलग लड़ती, तो मुझे लगता है कि रजौरी पुंछ की 7 सीटें बीजेपी को जानी थी। तो मुझे लगता है कि जो नए एरियाज इंक्लूड हुए हैं, जिस नए एरियाज में लोगों ने मोदी जी की पॉलिसीज को, प्रो पीपल पॉलिसीज को, देखिए मैं एक बेसिक चीज से पे बात करना चाहूंगा आपसे कि जितनी स्कीम्स हैं, ये स्कीम्स गरीबों तक नहीं पहुंचती थी। चाहे वो आपकी सेहत कार्ड हो, चाहे आपको गरीब को घर बनाने के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो, मैं विधायक होता था 2 केसेस आते थे। आज सारे गांव में हर आदमी whosoever is falling under BPL category is getting that। आज लोगों को फ्री ट्रीटमेंट मिलता है 5 लाख 7 लाख तक का, हर घर तक उसका बेनिफिट जो है वो मिलता है। एंड देयर इज नो डिस्पैरिटी और डिस्क्रिमिनेशन। और अल्टीमेटली लोगों को लगता है अब कि ये जो स्लोगन की पॉलिटिक्स, ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स, ये डिवाइड की पॉलिटिक्स से हटके अल्टीमेटली माई पीपल इन माई एरिया वांट रोड, माई पीपल इन माई एरिया जल जीवन मिशन, घर घर तक पानी, हर नल से जल पहुंचाना हर घर तक। हमने तो सोचा नहीं था कभी कि इतनी पाइपें मिलेंगी। हमें विधायक था, मुश्किल से हमें नाबार्ड में 1 या 2 वाटर सप्लाई स्कीम मिलती थी। सौभाग्य स्कीम से हर घर तक बिजली पहुंची। आज भी बिजली की जो स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, सोलर एनर्जी की स्कीम है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम पहली बार पिछले 70 बरस में एक आम नागरिक के पास, एक अंतम व्यक्ति के पास जो लाइन में लास्ट पे खड़ा है, उस तक पहुंच रही। और लोग आज उसके साथ ज्यादा कंसर्न है एज कंपेयर टू अदर स्लोगन्स।
अदर स्लोगन्स पे होता तो शायद हमें यूपी में पार्लियामेंट्री इलेक्शन में ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए थी। ऐसे काम बीजेपी ने किए जिसके बीजेपी सरकार ने के ज्यादा सीट्स मिल सकती थी, लेकिन हमारा नंबर रिड्यूस हो गया। लेकिन मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि जब आप लोगों तक वो बेसिक चीजें पहुंचाओगे जिसकी उनको उम्मीदें हैं, तो लोग आपकी पॉलिसीज की तरफ वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। बिल्कुल, अंत में चलते चलते मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि एक दराना मांग रही है स्टेटहुड की, कब तक जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा मिलने की उम्मीद है? क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री हमेशा बोलते हैं कि अप्रोप्रिएट टाइम पे जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलेगा। देखिए, हमारी पार्टी कमिटेड है। जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव इशू है। जम्मू कश्मीर के हालात जो है ये खुद तय करते हैं कि क्या किस वक्त होना है। और ये भी जो स्टेट हुड लिया गया, ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड वे से लिया गया। और जब जिस दिन लिया गया था 5 अगस्त 2019 को, उसी दिन संसद को एक कमिटमेंट दे दी गई थी कि हम इसको जल्दी बहाल करेंगे, लेकिन यहाँ के हालात को, परिस्थितियों को सामने रखते हुए अभी भी रिसेंटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने सोनामर्ग में भी कहा कि मोदी अपने वादे पूरे करता है। और मुझे लगता है कि वो अनुकूल वक्त जल्दी आएगा और जम्मू कश्मीर के लोगों का स्टेटहुड हमारा बेसिक राइट है। स्टेटहुड से ज्यादा देर तक हमें वंचित नहीं रखा जा सकता जम्मू कश्मीर के लोगों को, सरकार किसी की भी हो, लेकिन जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड जो है वो राइट है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी स्टेटहुड मिलेगा। लेकिन इसमें सारी परिस्थितियां होम मिनिस्ट्री देखती है, इंटेलिजेंस एजेंसीज देखती हैं, सारे हालात को देखना है। क्योंकि आपने हमने सब ने देखा है, लाखों लोगों का पलायन हमने देखा है। कोई घर से नहीं निकल सकता था, पत्थर हमने देखा है। साल में 300 दिन की हड़तालें हमने देखी हैं। रास्ते हुए चलते हुए लोगों के खानदानों के खानदान खत्म कर दिए जाते थे, हमने देखा है। पॉलिटिकल वर्कर्स की किलिंग हमने देखी है। तो आपको ये सारी चीजों को असेस करने की जरूरत है कि पिछले 5 साल में कितनी मेहनत करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन हालात से बाहर निकाल के जम्मू कश्मीर को यहां लाया जहां आप रात को 12 बजे भी इलेक्शन के लिए कैंपेन करने जा सकते हैं, जहां आप सड़क पे एक टीवी रखते थे कि एक वोट डालो तो ये टीवी उठा के ले जाओ। आज उसी इलाके में आपको 70% पोलिंग होती है। लोग इंडियन डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं। लोग तिरंगा जाके लाल चौक में ठहराते हैं। एक कॉन्फिडेंस जो है लोगों का इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन स्टेट पे कायम हुआ है। साहब, आप हमारे साथ स्टूडियो में आए, जम्मू कश्मीर की राजनीतिक परिदृश्य पर आपने अपना विचार साझा किया, और जो लोगों की, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड सरकार के जो वायदे थे और कहीं ना कहीं लोगों की एक्सप्रेशन को अभी तक पूरा नहीं किया जा रहा, उस पर आपने प्रकाश डाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री चौधरी जुल्फकार, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य पर प्रकाश डाला। बने रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।